Hello students, tutorials. So today we are going to study class 6 NCERT of chapter 8, that is Vital Village Thriving Towns of History. Okay students, तो हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था. ओके, आई होप आपने वो वीडियो पूरी देख ली होगी. मेरी फर्स्ट पार्ट हमने स्टोरी ऑफ बैरी गाजा तक पढ़ लिया था, भरूच तक हमने पढ़ लिया था. दिस स्टोरी आई हैव टॉट ओके yesterday. So today we are going to start a topic punch marked coins. Okay, I hope आप सबको ये जो फर्स्ट पार्ट होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट हो कहीं पे भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके और जब आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कल मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी आप सबको प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको उनका भी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर दूँगी अच्छे से. और कोई भी डाउट है तभी भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पंच मार्क्ड कॉइन्स. सो व्हाट इज़ पंच मार्क्ड कॉइन्स? तो पंच मार्क्ड कॉइन्स बेसिकली ये रेक्टेंगुलर या कभी कभी स्क्वायर या राउंड शेप के होते हैं. ठीक है, मतलब समझिए कि कुछ मेटल शीट्स होती हैं ना, उनकी कटआउट्स होती हैं, उनको फ्लैटेंड कर देते हैं और फिर उसमें एक स्टैम्प की तरह उसमें पंच कर देते हैं. ओके, ये देखिए ना यहाँ पे कि एलिफेंट का स्टैम्प लिया उन्होंने और उसको उन्होंने क्या किया, पंच कर दिया. ये ठीक है, ये देखिए उन्होंने एलिफेंट का ये स्टैम्प लिया और उसमें इसमें पंच कर दिया. तो ये क्या हमारे, इसीलिए इसको हम कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स. सो तो पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर or sometimes square or round, shape either out of metal sheets or made of out flattened metal globules. Okay, so these coins were not inscribed but were stamped with symbols using dies or punches, hence they are called punch marked coins. Okay, तो मतलब क्या है कि ये जो कॉइन्स है ना, ये इंस्क्राइब्ड नहीं है, इनको स्टैम्प किया गया है इसमें सिंबल से, डाइस से. ओके, या पंच किया गया इनमें. तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दिस द पंच मार्क्ड कॉइन्स. ओके, और ये कॉइन्स मतलब these coins are found over most parts of the subcontinent and remained in circulation till the early century. Okay, तो इन कॉइन्स को हर मतलब मोस्टली सब कॉन्टिनेंट के मोस्टली पार्ट्स में हमने देखा है. ओके, और इसके भी जो कॉइन्स की ना एक अलग साइंस है, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, जब कुशान्स अपनी कॉइन्स को जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, तो कुशाना के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम इन कॉइन्स को भी डिटेल में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, नेक्स्ट है सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस. तो वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ रीज़न. अब यहाँ पे हम मथुरा के बारे में बात करेंगे. पहले हमने भरूच के बारे में बात किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी. एंड नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी इज़ मथुरा. ओके, तो मथुरा हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट for more than 2500 years ago. It was important because it was located at the cross road of two major routes of travel and trade, from the northwest to the east, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ. ओके, तो जो मथुरा थी एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट थी 2500 ईयर्स अगो की पहले. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये मतलब नॉर्थ वेस्ट से, जब नॉर्थ वेस्ट से आएंगे ना, नॉर्थ वेस्ट से जब आते थे तो ईस्ट की तरफ पड़ता था और नॉर्थ से ये साउथ की तरफ पड़ता था. ठीक है, तो कुछ ऐसा जैसे कि हमने समझे ये हमारा मैप है ये, और कुछ ऐसा ये. ठीक है, ये हमारा मैप है. अब यहाँ से जब नॉर्थ वेस्ट से आते थे इधर से, तो हमारा जो मथुरा होता था ना, इधर यूपी हमारा इस साइड है थोड़ा, तो इधर हमारा पड़ता था. और जब नॉर्थ से अगर इधर आए तो ये साउथ की तरफ पड़ता है. ठीक है, तो ये चीज़, तो इसी को हम कह रहे हैं. तो हमारा मथुरा नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट, जब नॉर्थ वेस्ट से आते थे तो ईस्ट की तरफ पड़ता था, और जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आते थे तो साउथ की तरफ पड़ता था. ओके, तो देयर वर द नोटिफिकेशन अराउंड द सी फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि फोर्टिफिकेशन थी, किलाबंदी थी. ठीक है, किलाबंदी हमने देखी भी, कई तरीके की किलाबंदी, मैंने आपको फिगर भी इसका दिखा रखा है कई. ठीक है, फिगर भी मैंने आप सबको दिखा रखा है. एंड उसके बाद आप लोगों ने देखे होंगे कि हमने जो फोर्टिफिकेशन की बात की थी, तो कई सारे, चाहे मतलब वो वॉल से स्टोन से भी बनी हो सकती है, मड से भी बनी हो सकती है, ब्रिक से भी बनी हो सकती है. ठीक है, वो किलाबंदी जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट, फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड
फूड फॉर पीपल इन द सिटी। अब जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, जो उधर के मतलब जो अगल बगल के एरिया के जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, वो क्या करते थे, लोगों को खाना प्रोवाइड करते थे। ठीक। नेक्स्ट, मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वॉज प्रोड्यूस। ठीक है, मथुरा एक सेंटर था जहाँ पे हमने कुछ फाइन स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब हम ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, सबको लर्न करनी है फैक्चुअल चीज़ें। कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि मथुरा क्यों इम्पोर्टेंट सिटी थी, ठीक है, मथुरा में कैसे स्कल्पचर मिलती थी, ठीक है, मथुरा में फोर्टिफिकेशन होती थी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट, अराउंड 2100 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानास। ओके, तो हमने देखा कि 2000 ईयर्स पहले, 2000 साल की पहले मथुरा सेकेंड कैपिटल थी कुशानास की। ठीक है, और कुशानास के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मथुरा वॉज also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was important center for the worship of Krishna. Okay, तो मथुरा एक religious center था जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हमें देखने को मिलती हैं, जैन श्राइन्स भी हमें देखने को मिलती हैं, और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कृष्णा अब अभी भी हम लोग देखते हैं कि मथुरा इज़ फेमस फॉर कृष्ण गॉड। ओके, वहाँ पे कई सारे मतलब इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह भी बने हैं, हम लोग जाते हैं तो बेसिकली मथुरा का नाम आता है तो हमें सबसे पहले याद आती है कृष्ण भगवान की। ठीक है, कृष्ण भगवान की नगरी। तो आज भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि मथुरा कृष्ण भगवान के नाम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध है, फेमस है। ओके। नेक्स्ट, सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सर्फेसेज सच एज स्टोन, स्लैब्स एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा। अब हमने क्या देखा, कई सारी इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिली। ठीक है, कहाँ पे, स्टोन्स के सरफेसेस पे, स्टैचूज़ पे, ठीक, जो कि हमें मथुरा में मिलती है। ओके स्टूडेंट, आई होप दिस इज क्लियर। ओके। नेक्स्ट, जनरली दीज आर द शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन टू मोनास्ट्रीज एंड श्राइन्स। ओके, अब यहाँ पे ये छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस थी, कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स जो बनाए गए थे लोगों की तरफ से, वो थी, कुछ वुमेंस बनाती थी, मोनास्ट्रीज और श्राइन्स को जो दी जाती थी। ओके, ये चीज़ें थी। फिर दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सनस हु लिव्ड इन द सिटी। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, इनको किसने बनवाई, तो ये जो वहाँ पे सिटी में जो किंग्स रहते थे, क्वींस रहती थी, ऑफिसर्स थे, मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन, वो सब इन इंस्क्रिप्शंस को बनवाते थे। ओके। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंसेस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गारलैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। अब हमने देखा कि हमें मथुरा में किस किस के इंस्क्रिप्शंस, हमने ये देखा कि मथुरा में जो इंस्क्रिप्शंस मिले उसमें किस किस का मेंशन था। तो वहाँ पे गोल्ड स्मिथ्स का के बारे में था। ओके, और ब्लैक स्मिथ्स के बारे में था, एंड वीवर्स के बारे में था, बास्केट मेकर्स, गारलैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, इन सब के बारे में उन इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ओके, so we also have archaeological evidences for crafts. This include extremely fine pottery, okay, northern black polished ware. Okay, this northern black polished ware, NBPW. It gets its name for the fact that it's generally found in the northern part of the subcontinent. ठीक, तो बच्चों, तो हमने क्या देखी, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें क्राफ्ट्स के बारे में भी पता चला। वहाँ पे हमने एक एक्सट्रीम फाइन पॉटरी देखी जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। अब इससे हमें कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। ओके, तो नेक्स्ट, रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। ओके, अब कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं क्राफ्ट्स के जो अभी तक सर्वाइव नहीं हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कहाँ से पता चलता है, टेक्स्ट से पता चलता है, या क्लोथ जो मैन्युफैक्चर हुए हैं उनसे पता चलता है। ओके। नेक्स्ट, देयर वर फेमस सेंटर्स। यहाँ पे कुछ फेमस सेंटर्स हैं, जैसे कि वाराणसी में जो कि नॉर्थ में, मदुरई जो कि साउथ में, यहाँ पे बोथ मेन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। ओके, अभी इन क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई या क्राफ्ट्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हमने देखे, वाराणसी में जो कि नॉर्थ में थे, मदुरई में देखे जो कि साउथ में थे। ओके, और यहाँ पे जो मेन एंड वुमेन दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, इन सेंटर्स में। मैनी क्राफ्ट पर्सनस एंड मर्चेंट्स नाउ परफॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणीज। ठीक है, अब ये जो क्राफ्ट पर्सनस थे या मर्चेंट्स थे ना, इनकी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, श्रेणीज कहते हैं। जैसे आज भी हमें देखते कोई डिक श्रेणीज दिख जाते हैं, सिक्स श्रेणीज दिख जाते हैं,
ठीक है, डिक एसोसिएशन है, सॉरी सिक एसोसिएशन है क्राफ्ट्स के लिए, तो वैसे ही हमें श्रेणी एक एसोसिएशन थी। ठीक है, अब ये श्रेणीज़ क्या करती थी, क्राफ्ट पर्सनस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, उनको रॉ मटेरियल्स देते थे, उनको फिनिश प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेनी क्राफ्ट पर्सनस एंड मर्चेंट्स now formed association known as Shrenis. These Shrenis of craft persons provided training, procured raw material and distributed the finished product. Okay, तो ये क्या करते थे श्रेणीज, ये क्राफ्ट पर्सनस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, इनको रॉ मटेरियल देते थे। ठीक है, साथ साथ अब इन जब ये काम अपना ख़त्म करते थे तो फिर इनके फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। ठीक, अब यही जो श्रेणीज होते हैं ना मर्चेंट्स के, ये ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक, तो श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वे रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। ओके, तो श्रेणीज बैंक की भी तरह काम करते थे। ओके, श्रेणीज बैंक की भी तरह काम करते थे, जहाँ पे रिच मैन और वुमेन अपना रुपए डिपॉजिट करते थे। और ठीक है, दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न्ड और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज मोनास्ट्रीज। ओके, अब यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते थे तो जो इसका इंटरेस्ट निकल कर आता था, तो उससे क्या होता है ना, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे जैसे कि मोनास्ट्री, वहाँ पे इन फंड को यूज़ किया जाता था। ओके स्टूडेंट, तो मतलब श्रेणीज देखिए कितनी हेल्प करते थे क्राफ्ट पर्सनस के, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे। मतलब ये एक एसोसिएशन थी क्राफ्ट पर्सनस की, जहाँ पे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते थे, फिर उनके फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और फिर यही श्रेणीज जो थे ये ट्रेड भी ऑर्गेनाइज करते थे, और यही श्रेणीज बैंक की भी तरह काम करते थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर ये पूछी जाए क्वेश्चंस में तो येस दे ऑल आर अवेलेबल। श्रेणीज के बारे में पूछी जाए तो श्रेणीज आर द एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखेंगे स्पिनिंग एंड वीविंग की। ठीक है, देयर आर द रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा, कौटिल्य कह दीजिए या चाणक्य कह दीजिए या विष्णुगुप्त कह दीजिए, उनके बारे में हमने पढ़ा। उनकी बुक थी अर्थशास्त्र। ठीक है, उनकी बुक थी अर्थशास्त्र। ओके, तो उन्होंने अपनी उस बुक में क्या बताया, ठीक है, अपनी बुक में, अर्थशास्त्र की बुक में उन्होंने ये स्पिनिंग एंड वीविंग के कुछ रूल्स बताए थे। ठीक है, अब ये रूल्स क्या हैं, तो विडोज़ यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, mothers of courtesans, retired women, servants of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। ठीक है, तो ये जो लोग थी ना, ये वुमेन्स, ऐसे लोगों को ये हायर करते थे और इनको अलाउ करते थे कि ठीक है आप स्पिनिंग और वीविंग करिए। ठीक है, अब इनकी क्या रूल्स थी, रूल्स ये थे कि आप इनसे ना काम ऐसे फ्री में नहीं करवाते थे, इनको पे भी करते थे। यानी कि आप काम कर दिए चलिए जाइए आप, नहीं, इनको पेमेंट भी देते थे। इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, वर्क की क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इनको पेमेंट भी किया जाता था। ठीक है, और वुमेंस को, जिन वुमेंस को अलाउड नहीं था कि वो अपने घर को छोड़ के जाएँ, जैसे वो पहले, मतलब हम जानते हैं कि पहले की जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी हमारी, उसमें ये था कि वुमेंस घर के बाहर न जाएं, घर के बाहर ना काम करें, तो वो क्या करती थी ना, वो अपने मेड को भेज देती थी और उसके बाद वो वहाँ से रॉ मटेरियल मंगवा लेती थी और घर में वो अपना फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर वापस उसको मेड के हाथ भिजवा देती थी मिल में, वर्कशॉप में। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट, दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw materials from the superintendent and take the finished work back to him. Okay. Next, women who can visit the workshop should go down to give their work and receive their wages. Okay. अब ये जो वुमेन्स थी वर्कशॉप पे विजिट कर सकते थे और अपना काम करें और साथ साथ अपना पेमेंट लेके जा सकती थी। ओके, अब देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। इन केस द सुपरिंटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर दैन द वर्क, ही शुड बी पनिश। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर जैसे कि कोई भी वुमेन बात करते हुए देखी गई, सुपरिटेंडेंट ने क्या किया, सुपरिटेंडेंट ने देख लिया कि बात कर रही है, काम ठीक से नहीं कर रही है, तो इनको पनिश भी किया जाता था। ओके, और जब ये काम अपना टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाती थी तो इनको ये था
कि फ़ाइन भी पे करना पड़ता था और साथ साथ उनके अंगूठे को भी काट देते थे। अंगूठे को काटना जैसे कि हमने एकलव्य का देखा था, गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, वैसे इसमें भी अगर काम इन्होंने टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो इनको फ़ाइन भी देना पड़ता था और साथ साथ इनका अंगूठा थंब भी काट दिया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अ क्लोज़र लुक अरिकामेडु। अरिकामेडु, अब जैसे कि हमने 2 सिटीज़ के, यहाँ पे हम 3 सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस चैप्टर में हमने 2 सिटीज़ के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी, भरूच और नेक्स्ट है मथुरा। ओके, सेकंड हम बात करने वाले हैं, थर्ड हम बात करने वाले अरिकामेडु की, जो कि अभी प्रेजेंट में कहाँ है, तमिलनाडु में। जो कि अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु में। तो बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो अरिकामेडु वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वे शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। ओके, अभी यहाँ पे क्या था, 2200 से 1900 ईयर्स अगो के बीच में अरिकामेडु मतलब एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे शिप्स क्या करती थी, अपने गुड्स को लोड करके दूसरी लैंड में जाके ट्रेड का, मतलब एक तरीके से ना ट्रेडिंग का काम होता था, हम ये समझ लें कि ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, अब अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। हमने देखा कि एक ब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिला, उसे हम कह सकते हैं कि हाँ एक वेयर हाउस हो सकता है जहाँ पे वो अपना गुड्स, अपना सामान रखते हो। ओके, अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एम्फोरे, ओके, एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी। अब हमने देखा नोन एज आरिटाइन वेयर विच वॉज नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली। ओके, अब हमने क्या देखा कि एम्फोरे क्या था, एक टॉल डबल हैंडल्ड जार था जिसके अंदर हम कुछ भी लिक्विड जैसा वाइन या ऑयल फिल करके रख सकते थे। ठीक है, एक मतलब जार जैसा था एम्फोरे। तो ये हम, और एक रेड ग्लेज्ड पॉटरी स्टैम्प्ड, जिसके ऊपर मतलब स्टैम्प लगा हो, ठीक है, कोई कार्विंग नहीं हो, कोई इंस्क्रिप्शन ना हो, ठीक है, उसे हम एरिटाइन वेयर देखते थे। तो हमने ये कहाँ दिखाई, हमने इसको अरिकामेडु से लेके मेडिटेरेनियन रीजन तक हमें देखने को मिला। ठीक है, मतलब जो ये एम्फोरे है या जो ये रेड ग्लेस पॉटरी है, हमने इसको मेडिटेरेनियन रीजन में भी देखा और यहाँ अपनी अरिकामेडु तमिलनाडु में भी ये चीज़ देखी। ओके, तो अब इससे क्या मतलब है कि मतलब देखो वहाँ तक की हमारी ट्रेडिंग थी, जो आज की इटली सिटी है ना, उसी को मेडिटेरेनियन रीजन, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी, यहाँ भी हमने देखी। तो इट मीन्स कि यहाँ का सामान हम वहाँ तक एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ का सामान हम यहाँ तक इम्पोर्ट करते थे शिप्स के थ्रू। ओके, तो दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। ठीक, अभी किससे बनते थे, तो जो गीली क्ले होती है ना, वेट क्ले, उसमें स्टैम्प करके ये बनाई जाती थी। ओके, एंड नेक्स्ट देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली थ्रू दो रोमन डिज़ाइंस वर यूज। अब जो एक पॉटरी यहाँ लोकली बनाई जाती थी उसमें रोमन डिज़ाइंस को यूज़ किया जाता था, जैसे कि रोमन लैम्प्स हो गए, ग्लासवेयर्स हो गए, जेम्स हो गए, इस साइट में हमें देखने को मिला। Okay students, like next, small tanks have been found that were probably dyeing vats used to dye cloth. Okay, अब हमने देखे कुछ छोटे छोटे टैंक्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ डाई रखी हुई है, हमने डाई क्लोथ्स को भी देखा हमने। ठीक है, मतलब रंगे हुए कपड़ों के भी हमने देखा, डाई देखी। ठीक है, तो ये सारे एविडेंसेस हमें अरिकामेडु से देखने को मिलते हैं। अब बच्चों जितनी भी सिटी एनसीईआरटी में हैं, ठीक है, हमने इस चैप्टर में पढ़ी, भरूच हो गई, ओके, मथुरा हो गई, अरिकामेडु हो गई, तो इट इज़ मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, आप सब पूरी तरीके से रिवाइज करके जाइए, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। हमें बस ये है कि सिलेबस, बियॉन्ड द सिलेबस कुछ नहीं आता है, सिलेबस के ही अंदर सब आता है, बट हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। ओके, so there is plenty of evidence for the making of beads from semi precious stones in glasses. अब हमने क्या देखी, यहाँ पे एविडेंस देखी बीड्स की, ओके, कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स की देखी एविडेंसेस, ग्लासेस की एविडेंसेस देखे। ओके, तो बीड्स क्या है, बीड्स जो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स इनमें होल करके और उन्हें धागा फंसाया जाता था, तो दे आर द बीड्स। ओके, तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। ओके, सो this chapter is completed today. I hope you have enjoyed a lot. Okay students, so I'm going to give you a short notes tomorrow of this chapter. Okay, so for the next video, subscribe my channel or share my channel for further notification. Thank you students, take care, bye bye, have a nice day students.